ओहो, ठीक। ठीक है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं सर। हेलो, हेलो। वो चल तो रहा नहीं है। ये बहुत अच्छा नहीं। अच्छा, ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि ना? हम्म। नेट की प्रॉब्लम है। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में अपलोड हो जाएगा। कल हम लोगों ने बात की थी शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि, यही था ना? शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि, इसमें हम लोगों ने कल बात की थी अस्त्र और शस्त्र की। अस्त्र और शस्त्र, कई बार भ्रम हो जाता है, हम लोग शस्त्र को ही अस्त्र मान लेते हैं। अस्त्र में आपका आएगा बंदूक, तीर, भाला, गुलेल, पत्थर, ठीक ना? और शस्त्र में आएगा आपका तलवार, गदा, लाठी, छड़ी। मतलब जो हाथ में लेकर के पीटा जाए, मारा जाए, उसे हम शस्त्र कहेंगे, और जिसे हम फेंक कर मारें उसे हम, उदाहरण के तौर पर पत्थर याद रखेंगे। पत्थर जब हमारे दुश्मन को लगता है तो पत्थर से हमारा हाथ टच नहीं रहता। उसी तरीके से गोली जब हम मारते हैं तो जब गोली हमारे दुश्मन को लगती है
तो गोली से हमारा हाथ टच नहीं रहता। लेकिन अगर हम तलवार से मारें या लाठी से मारें या गदा से मारें तो हमारा हाथ दुश्मन के शरीर पर भी टच रहता है हथियार, और हथियार से मेरा हाथ भी टच रहता है। इसलिए आप जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, और देगा कि इसको शुद्ध कीजिए। तो आप जानते हैं कि शस्त्र की श्रेणी में बंदूक नहीं है बल्कि अस्त्र की श्रेणी में है, इसलिए आप केवल शस्त्र की जगह अस्त्र कर देंगे और आपका वाक्य ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखें कि आयु और अवस्था, ये हुआ था कि नहीं? आयु और अवस्था, ये दोनों में अंतर आपको ज़रूर देखना है। अवस्था जो है समसामयिक या जीवित मनुष्य के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, और ये मृत्यु के बाद संपूर्ण जीवन जो होता है उसके लिए करते हैं। इसी तरीके से आपसे एक सवाल देगा यह मेरा बालक है, यह मेरा बालक है। अब यहाँ पर जो अशुद्धि है वो बालक से है। कारण यह है कि बालक किसी का पुत्र और पुत्र स्वयं का, जब स्वयं का पुत्र हो तब वहाँ पर बालक का प्रयोग नहीं करेंगे। मेरा लिख रहा ना यहाँ पर हम पुत्र लगा देंगे और हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ हम लोग अक्सर करते हैं। उम्र को आप उर्दू में ले जाएंगे। आयु और अवस्था, कितने साल की उम्र में मरे थे वो? हाँ, तो आपने 84 काउंट किया, इसके आगे तो नहीं जिएंगे ना, तो आप वहाँ पर आयु का प्रयोग करेंगे। 84 वर्ष की आयु में वो देहांत हुआ। या धर्मेंद्र, अब लिखने की बात है तभी तो गड़बड़ियाँ हैं, तभी तो हम यहाँ आके पढ़ा रहे हैं, तो आने की क्या ज़रूरत थी? यही सब गड़बड़ियाँ, जैसे अखबार वाले अक्सर लिखते हैं कि मछुआरों को चेता दिया गया है कि गहरे समुद्र में न जाएं, तूफान आने की संभावना है। संभावना वहाँ होती है जहाँ पर खुशी की बात हो, और आशंका जहाँ दुख या भय की बात हो। तो तूफान आने की आशंका है। और जो अच्छे न्यूज़ एंकर हैं जैसे BBC वगैरह वाले, बहुत अच्छा बोलते हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं। दीवार के गिरने की आशंका है, मकान बनने की संभावना है, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, पॉजिटिव अगर है, खुशी वाला है, तो वहाँ पर संभावना, और जहाँ पर नेगेटिव है, दुख वाला है, वहाँ पर आशंका। लेकिन अब सब बोला जा रहा है, इसीलिए हम लोग की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आप लोगों से सवाल भी बनाया जाता है ताकि आप लोग जागरूक हो जाएं। हिंदी विषय ज्ञान का विषय नहीं है, अवेयरनेस का है। जितना ज़्यादा आप में जागरूकता रहेगी, हिंदी भाषा उतनी अच्छी आएगी, और लेखन में भी आपका अच्छा। जैसे एक शब्द है कटाक्ष, कटाक्ष मने जिसका एक वो कटाक्ष कर रहे थे। हम लोगों ने यही अर्थ लिया ना कि किसी पर व्यंग करना या कटु बात कहना या निंदा करना, इस तरह से व्यंग करना। लेकिन कटाक्ष का अर्थ ये नहीं होता है। कटाक्ष का अर्थ होता है तिरछी निगाहों से देखना। जैसे बारात में कोई महिला दूसरे महिला की साड़ी देख रही है कि बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, तो फ्रंट टू फ्रंट नहीं देखेगी, वो ऐसे देखेगी कि वो हमको देख भी ना पाए और हम उसकी साड़ी देख भी लें, उस नज़र से।
या मान लीजिए कि आपका कोई दुश्मन है बारात में, खाने की टेबल पर भी बैठा और आप भी बैठे हैं, आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन देर सवेर तिरछी निगाहों से उसे, तो वो होता है कटाक्ष। अब आप अगर जज हैं और आपने अगर शब्दों का अर्थ नहीं समझा और आपने कुछ का कुछ लिख दिया, तो विवेचना तो गड़बड़ हो जाएगी, निर्णय तो गलत हो जाएगा। तो हम लोगों का दायित्व है कि हर एक शब्द का सही अर्थ जानें और सही अर्थ में सही अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करें। अगर हम ठीक से प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा और पूरे की पूरी जुडिशरी हमारी गड़बड़ा जाएगी। इसीलिए हर एक शब्द का निश्चित अर्थ होता है, उन अर्थों को जान करके ही हम उसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक शब्द और है, मृत्यु और निधन। महापुरुष या आदरणीय व्यक्ति के मरने पर निधन शब्द का प्रयोग होता है और मृत्यु सामान्य मृत्यु के लिए। इसको नोट कर लें। हो गया। अब आप लिखेंगे अभिनेता धर्मेंद्र की मृत्यु हो गई। अभिनेता धर्मेंद्र की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर आप मृत्यु की जगह निधन, और निधन पुल्लिंग है, मृत्यु तो स्त्रीलिंग है तो हो गई, तो निधन पुल्लिंग है तो यहाँ पर गया, गई की जगह गया कर देंगे, हमारा वाक्य ठीक हो जाएगा। अभिनेता धर्मेंद्र जो कि निधन है ना, तो की नहीं लगाएंगे, के सॉरी का। अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया, निधन हो गया, ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। इसी तरीके से एक वाक्य और देखेंगे हम कि शास्त्री जी की मृत्यु से शास्त्री जी की मृत्यु से गहरा खेद उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर देखें आप, शास्त्री जी महापुरुष हैं तो यहाँ पर मृत्यु नहीं लगाएंगे बल्कि निधन लगाएंगे। और जब कोई महापुरुष, महान व्यक्ति या आदरणीय व्यक्ति मरता है तो खेद नहीं होता बल्कि दुख उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर दो तरह की गड़बड़ियाँ हैं, एक तो मृत्यु और दूसरा खेद। अब आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, शास्त्री जी की मृत्यु से गहरा दुख उत्पन्न हुआ। ये वाक्य आपका पूरा हुआ। हाँ, शास्त्री जी के, सॉरी, की जगह के हो जाएगा। शास्त्री जी के निधन से गहरा दुख उत्पन्न हुआ। निधन पुल्लिंग है इसलिए यहाँ की जगह के हो जाएगा। बात समझ में आई? मृत्यु का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? हाँ, और दुख, जब गहरा दुख हो, आदरणीय हो, महान हो, और निधन, सॉरी, खेद, जब कोई सामान्य गलती हो, सामान्य गलती के लिए हम खेद प्रकट करते हैं, सामान्य दुख के लिए खेद, ठीक ना। जैसे आप क्या कहते हैं कि पेन लेके नहीं बैठे, भूल गए, तो आप खेद प्रकट करेंगे, ठीक ना। आपने पढ़ाई ही छोड़ दी तो यहाँ दुख होगा। क्लियर है?
हाँ अच्छा, ये तुम लोगों का कोई ग्रुप है कि नहीं ये क्लास का? उस ग्रुप में हमें भी जोड़ देना, ताकि हम उसमें स्टडी मटेरियल अपडेट कर देंगे। जैसे ये एकार्थक शब्द जो मैं बता रहा हूँ, ये लगभग 2 पेज का मैटर है, 2 पेज हम डाल देंगे उसमें, ठीक ना? ढेर सारे शब्द, जैसे एक शब्द है स्वागत और एक शब्द है अभिनंदन, ध्यान रखें, स्वागत और अभिनंदन, इसमें भी फर्क है। स्वागत होता है जब हम अपने वेशभूषा और रीति रिवाज, संस्कार आदि से सम्मान प्रकट करें। ठीक, और अभिनंदन सामान्य रूप से सम्मान प्रकट करें। ठीक ना? अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत ने ट्रंप का अभिनंदन किया। ठीक, तो भारत जब एक राष्ट्राध्यक्ष का अभिनंदन करेगा तो क्या होगा? वो अभिनंदन नहीं करेगा बल्कि अपने रीति रिवाज, संस्कार आदि से तो यहाँ पर हो जाएगा स्वागत। और हम लोग हिंदी वाले स्वागत और अभिनंदन दोनों कर देते हैं एक ही साथ बोलचाल की भाषा में। हाँ, हम फला का दोनों दे देते हैं। कौन अपने बाप के घर से देना है, शब्द ही तो बोलना है। हाँ, स्वागत, अभिनंदन, वंदन भी करते हैं, जबकि वंदना तो भगवान जी की जाती है, उनकी वंदना भी कर देते हैं। तो क्या क्या बना दे, और वही नहीं करते। एक और सुनो आगे, हाँ, वाणी को विराम भी देते हैं ये। हाँ, बहुत नेगेटिव मतलब है। वाणी को विराम तब होता है जब आप दुनिया से जा चुके होते हैं, मृत्यु के बाद ही विराम होता है। हाँ, जो थोड़ा सा चाहता है कि हम बहुत ही आकर्षक हिंदी बोलें, वो साहित्यिक हिंदी, आलंकारिक हिंदी, वहीं पे लोग गड़बड़ करते हैं। सामान्य हिंदी बोलो ना भाई, तो हम अपनी बात समाप्त करते हैं। अब यहाँ तो समाप्त कर लिए, कहीं और बोलेंगे, और यहाँ तो पूर्णतः वाणी को विराम दे देते हैं वो, तो ये गड़बड़। हाँ 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 हाँ। अच्छा देखो, कई यूनिवर्सिटी से चल बसे, चले भी और बसे भी। ये भी बोला जाता है बातचीत के दौरान, ये भी कहा जाता है कि वो चल बसे, ये भी कहा जाता है कि वो नदी में डूब मरा। डूबना भी और मरना भी, डूबना तो अपने आप में मरना है एक तरीके से देखा जाए तो। चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, है ना? अच्छा, डूब मरना भी कह, मत पूछो भाई, ऐसी ऐसी कहावतें हैं आजकल, मैं क्या बताऊं। जैसे यहाँ देखो, एक कहावत है, दाल भात में मूसल चंद, ये कहावत है।
जबकि मूसल चंद नहीं है, दाल भात में मसूर चंद है। मसूर लाल लाल होता है, गोरा गोरा होता है ना, और गलता नहीं तो इससे खड़ा खड़ा भी रहता है। तो दाल में वो एक मालिक की हैसियत से, तो लोग कहते हैं कि क्यों भाई दाल भात में मसूर चंद बने हो, ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ। तो दाल भात में मसूर चंद है और हम लोग बोलते क्या हैं, हम लोग मूसल चंद मूसल चंद को कोई मतलब ही नहीं है। एक और कहावत हम लोग बोलते हैं, खेत खाए गदहा मार खाए जुलहा। अब समझाने वाले समझा देते कि जुलाहा बहुत सीधे और शरीफ होते हैं, पिटा जाते हैं। अब अगर खेत का नुकसान है तो जो भी खेत का मालिक है वो उसको मारेगा जो नुकसान पहुंचाया है। और मान लीजिए किसी नुकसान पहुंचा के निकल लिया और आप वहीं खड़े हैं तो आप ही को पीटेगा। तो यहाँ जुलाहा नहीं है बल्कि खेत खाए गदहा मार खाए जो रहा। जो वहाँ बचेगा वही पिटेगा। लेकिन भोजपुरी भाषा में र का ल हो जाता है और ल का र हो जाता है। जैसे हल का हर हो जाता है, हर जोतित रहा। साला का सार हो जाता है, र का ल का र हो जाता है। तो ये बिगड़ ही गया और यही लोग बोल रहे हैं आजकल। अच्छा, इसी तरीके से ये हमने क्या लिखा है, सुर, ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है, ये भी लय वो भी लय। ये है लय, ल या, ये है लय, ये है लय। इसी तरीके से एक कहावत है, अकल बड़ी या भैंस, है ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बाबा हैं मोबाइल के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और तुम्हारा भतीजा है छोटा 8 साल का, वो बहुत कुछ जानता है। तो वहाँ पर अकल भारी पड़ेगी कि शरीर का उम्र? अकल ना। अब यहाँ पर ये जो भैंस शब्द है इसका कोई मतलब नहीं है। ये मूल शब्द है वयस। वयस का मतलब होता है उम्र। यही वयस बिगड़ करके हो गया, जैसे लय बिगड़ के लय हो गया, वैसे ही हो गया वयस का वैस। और आप देखेंगे कन्नौजी और ब्रज भाषा में व का व बोला जाता है। तो ये वैस बदल के हो गया बैस, और बैस बदल के पूर्वांचल में हो गया भाषा बिगाड़। अब सबने बिगाड़ दी है, क्योंकि हिंदी के ठेकेदारी तो पूर्वांचल वाले लिए हम लोग। कहावत क्या है, अकल बड़ी या वयस, अकल बड़ी की उम्र। जरूरी नहीं कि आपके बाबा 70 साल के हैं तो बहुत अक्लमंदी वाली बात करें, कोई ज़रूरी नहीं है। छोटा बच्चा भी अक्लमंदी की बात कर सकता है, तो अकल बड़ी है। लेकिन यहाँ पर मुहावरा क्या कहावत क्या हो गई, अकल बड़ी या वयस की जगह भैंस। ये सब गड़बड़ियाँ हमारे हिंदी में हैं, इसीलिए आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, नहीं तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ भी लिखें, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो ज़रूरत है समझने की, यानी हिंदी जागरूकता का सब्जेक्ट है। ज्ञान तो बहुत है तुम लोगों के पास, कहीं चौराहे पर 2 आदमी चाय पिला दें तो ज्ञान निकलने लगता है ना। लेकिन जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हम बता रहे हैं, ये सब क्या कहते हैं, ये जो बातें बता रहे थे, स्वागत, अभिनंदन, है, आयु, अवस्था, जैसे मेरे घर मेरे प्रिय मित्र आए, मैंने उनका अभिनंदन किया, भोजन कराया, ठीक ना।
और जब रीति रिवाज है, रीति रिवाज मतलब हमारे यहाँ जो रीति रिवाज है कि फूल माला डालकर भारतीय वेशभूषा में लड़के हैं तो पजामा कुर्ता या धोती कुर्ता, लड़कियां हैं तो साड़ी में फूल माला फेंकते हुए मंत्रोच्चार के साथ जब हम उनका स्वागत करते हैं तो स्वागत होता है, माने सम्मान करते हैं तो स्वागत कहते हैं। और साधारण रूप से आप किसी का भी, अपने से बड़ों का आप सम्मान करें तो वो अभिनंदन होता है। क्लियर? इसी तरीके से एक शब्द है पाप, अपराध। तो ईश्वरीय या नैतिक नियमों का उल्लंघन, हाँ, और ये सामाजिक नियमों का उल्लंघन, सामाजिक नियमों का उल्लंघन। जैसे मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठे हैं, बहुत बड़ा पाप है, तो सामाजिक पर 3 लोग, मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठे हैं, वो पाप नहीं बल्कि अपराध है। ठीक ना? वृक्ष काट रहे हैं आप, पानी को दूषित कर रहे हैं तो पाप है ये। किसी की हत्या कर रहे हैं, अब तो ये अपराध की भी श्रेणी में आ गया है ना। और बिना किसी मतलब कारण के, बिना किसी कारण के आप किसी को परेशान कर रहे हैं या छेड़ रहे हैं तो अपराध की श्रेणी में है। और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपका हृदय मना कर रहा है तो वो पाप है। ईश्वरीय और नैतिक नियम, नैतिक नियमों का उल्लंघन, वो पाप की श्रेणी में आता है। अब तो आप पाप भी नहीं कर सकते, वो भी अपराध की श्रेणी में है, उस पर भी सज़ा है। हाँ हाँ। तो इस तरह से एकार्थक, ये टॉपिक जो आता है वो एकार्थक में आता है, एकार्थक शब्द में। ये मैटर मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। एकार्थक शब्द आप लोगों ने किताबें ली हैं कि नहीं ली हैं? वासुदेव नंदन प्रसाद वाली, वासुदेव नंदन प्रसाद की हिंदी व्याकरण वाली, उसमें भी ये टॉपिक दिया है। कौन सा टॉपिक? एकार्थक शब्द। तो शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि अक्सर यहीं से होती है। अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप अच्छे से वाक्य बना लेंगे, नहीं जानकारी रहेगी तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक, अगला लिखें, मुहावरे व लोकोक्ति संबंधी अशुद्धि। देखना और कितनी अशुद्धि बाकी है जो हमने, देख लो। मुहावरे लोकोक्ति हुआ है कि बाकी है? मुहावरे का बचा, और कौन बचा है? और अच्छा ठीक है, तो ख़त्म करते हैं आज। हाँ, लिखें, मुहावरे व लोकोक्ति संबंधी अशुद्धि। मुहावरे व लोकोक्ति संबंधी अशुद्धि। मुहावरे व लोकोक्ति संबंधी अशुद्धि। लिखें, हिंदी भाषा में मुहावरे व लोकोक्ति का हिंदी भाषा में मुहावरे और लोकोक्ति का उचित प्रयोग भाषा को अर्थ प्रदान करता है। अर्थ प्रदान करता है यदि वाक्य में उचित मुहावरे लोकोक्तियाँ
प्रयुक्त न हो तो उचित मुहावरे लोकोक्तियाँ प्रयुक्त न हो तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वाक्य अशुद्ध हो जाता है। डैश देकर के लिखें। आजकल प्रोन्नति के लिए तलवे चूमना पड़ता है। आजकल प्रोन्नति के लिए तलवे चूमना पड़ता है। और आप जानते हैं कि मुहावरा होता है तलवे चाटना, और हमने वाक्य में प्रयोग किया तलवे चूमना, यानी कि चूमना नहीं होगा बल्कि तलवे चाटना कर देंगे, आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। बंदर क्या जाने अमरूद का स्वाद। आप जानते हैं कि कहावत में अमरूद नहीं है बल्कि अदरक है। अब आप यहाँ पर इस तरह से अशुद्धियाँ दे दी जाती हैं, लेकिन ये तो सामान्य शुद्धियाँ हो गई। कई बार होता क्या है कि वाक्य दिया जाता है और वाक्य में अशुद्ध मुहावरे, अशुद्ध कहानियाँ या अशुद्ध कहावत दे दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन ने सोहन से कहा कि तुम बड़े बाप के बेटे हो, और मैं गरीब मजदूर का बेटा। हमारा तुम्हारा मेल कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? किसी ने ठीक ही कहा है। ऊंचे दुकान फीके पकवान। और दे करके पूछेगा कि इस वाक्य में अशुद्धि बताइए। जो ये कहावत है, ये कहावत ही गलत है। हाँ, यहाँ होना चाहिए कहाँ राजा भोज, हाँ, कहाँ गंगू तेली। तो आपने कहावत का सही प्रयोग किया, वाक्य आपका शुद्ध हो गया। इस तरह से भी अशुद्धियाँ दे दी जाती हैं। हाँ? जैसे आप सोचें कि आप अपने मित्र की शादी में जाएंगे, खूब मेरी आव भगत होगी, पता चला वहीं पर आपसे पत्तल उठवाने लगे। तो दिल के अरमा मतलब सोच के गए थे बहुत आव भगत होगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था। बस आपने ये कहा कि अरे नाम ही बड़ा है इन लोगों का, काम इन लोगों का उतना बड़ा नहीं है जैसा कि ना। जैसे हाँ
हाँ हाँ हाँ, अरे मत पूछो, मत पूछो। हाँ, भोज। हाँ, कहाँ राजा भोज छूट गया है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इसी तरीके से एक और अ, पुलिस को देखते ही चोर 9, 10, 11 हो गया। अब आप देखेंगे कि मुहावरा है 9, 2, 11 होना। और यहाँ क्या लिखा है? 9, 10, 11 होना। तो यह अशुद्ध है। यानी कि वाक्य में सही मुहावरे और सही लोकोक्ति प्रयोग कर लेंगे, वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। हो गया। अब आप लिखें विराम संबंधी अशुद्धि। विराम संबंधी अशुद्धि। लिखें हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों। आपने लिख लिया, मैं लिख रहा हूँ। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों। अब आप लोगों से कम एक गलती ज़रूर हुई होगी। ये तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो सुधार लीजिए, और अगर ये दूर दूर लिखते हो इसको भी सुधार लीजिए। वाले जब भी लिखेंगे तो जोड़ कर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। प्रत्यय पद हैं इसलिए इनको जोड़कर लिखा जाता है। यही सब अशुद्धियाँ देखी जाती हैं लिखने में। लिखें आगे, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का समुचित प्रयोग न हो तो, चिन्हों का समुचित प्रयोग न हो तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है, वाक्य अशुद्ध हो जाता है। और अपेक्षित अर्थ की प्राप्ति नहीं हो पाती, और अपेक्षित अर्थ की प्राप्ति नहीं हो पाती। अपेक्षित अर्थ की प्राप्ति मतलब जो अर्थ मिलना चाहिए वो अपेक्षित अर्थ की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतः विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। एक देखें, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। फिर हम ये अल्प विराम यहाँ लगाएंगे। अब रोको मत। अब देखें हमने चिन्ह यहाँ लगाया, अब वाक्य पढ़िए।
और यहाँ लगा करके फिर वाक्य पढ़िए। हाँ, जाने दो, अर्थ बदल गया ना। हाँ, तो अगर आप कभी निर्णय सुनाएंगे तो पता चला अगर कॉमा ठीक से नहीं लगाया आपने, वैसे ही ब्लंडर होगा। ब्लंडर होगा तो फिर कहेंगे लोग कि न्याय व्यवस्था में मेरी कोई आस्था नहीं है। तो हम जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि देश के लोगों, देश के नागरिकों में देश के प्रति सम्मान का भाव भरें। जिस दिन ये सम्मान का भाव खत्म हो गया, और हो ही गया है वर्तमान में देखा जाए तो देश हमारा गुलाम होने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उदाहरण के तौर पर जब लॉर्ड क्लाइव ने पहली बार लड़ाई लड़ी थी भारत में प्लासी की, तो लिखता है कि शाम को जब हम लोग विजय जुलूस निकाले तो हम अंग्रेज सैनिकों में मात्र 3,500 सैनिक थे, और सड़कों के किनारे लाखों की संख्या में लोग तालियां बजा रहे थे विजय जुलूस में। लाखों की संख्या में भारतीय तालियां बजा रहे थे। सोचो, लिखा है कि अगर एक एक पत्थर मारते तो हम अंग्रेज बच नहीं पाते। तो लोगों में ये भावना क्यों आई थी कि राजा का साथ न दें? क्योंकि राजाओं ने टैक्सेशन से लोगों का इतना शोषण किया था, राजाओं ने अपने पुरोहितों के माध्यम से तमाम रीति रिवाज बनाकर इतना शोषण किया था कि लोगों का विश्वास राजाओं में अब नहीं था। वे बाहरी आक्रमणकारियों को ज़्यादा अच्छा मानते थे, क्योंकि बाहर से जो आता था वो देखता था कि यहाँ का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो बहुत गड़बड़ है, जानवरों से बदतर है। लॉर्ड कर्जन 1905 के भाषण में कहता है कि ईश्वर का धन्यवाद कि हम अंग्रेज़ों को भारत भेजा ताकि इन जानवरों को हम लोग मनुष्य बना सकें। ये जानवर मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, ये भालुओं की पूजा करते हैं, मदारियों की पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं, बंदरों की पूजा करते हैं, लेकिन मनुष्य को नहीं मानते। लॉर्ड मैकाले का जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसमें और जो ओरिएंटलिस्ट थे उनसे बहस हो रही थी शिक्षा को लेकर के। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि अंग्रेज़ी पूरी होनी चाहिए, अंग्रेज़ी में शिक्षा दो। ये मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को 1894 ईस्वी की बात बता रहा हूँ, जब शिक्षा नीति बन रही थी। तो ओरिएंटलिस्ट थे, उन्होंने बोला कि अगर ये सब अंग्रेज़ी सीख लेंगे, पढ़ लेंगे तो अपने अधिकारों की बात करेंगे, राइट्स की बात करेंगे। तो मैकाले ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम लोगों के आने से, हम लोग के पढ़ाने से अगर इनके मन में इतनी जागरूकता आ जाए कि अपनी लिबर्टी की बात करें, इक्वलिटी की बात करें, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तब जाकर के अंग्रेज़ी को पूरी तरह से, आप अपने बाबा लोगों से पूछिए, पुराने ज़माने में जो लोग पढ़ते थे उनका मीडियम जो था वो अंग्रेज़ी था, और 6th क्लास से अंग्रेज़ी अनिवार्य कर दी जाती थी, और कुछ लोग तो विदेश जाते थे पढ़ने के लिए। और हमारे यहाँ क्या है, जो कीमत चुकाएगा वही कॉन्वेंट में पढ़ेगा, और जो सरकारी नीति से पढ़ेगा वो कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा। आगे आकर के फिर हिंदी का कोर्स सीखेगा, शुद्ध हिंदी कैसे पढ़ें, शुद्ध हिंदी कैसे लिखें। गड़बड़ी है ये। तो भाषा कोई भी खराब नहीं होती, भाषा से जागरूकता होती है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस मैकाले को हमारे यहाँ गरियाते हैं लोग, ये मैकाले की शिक्षा पद्धति, मैकाले की शिक्षा जिन जिन लोगों ने पढ़ी वो रेनेसां के कारक बने, नवजागरण के कारक बने, उन्होंने बदलाव लाया। और जो लोग मैकाले की शिक्षा नहीं पढ़े वो आज भी लकड़ी रगड़ करके आग पैदा कर रहे हैं, वो आज भी हनुमान जी को फ़ोन लगा के पूछते हैं, मध्यकाल में लेके जा रहे हैं वो लोग। कौन सा ऐसा आविष्कार कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई आविष्कार नहीं कर रहा। और जिसने साइंस पढ़ी, जिसने विज्ञान पढ़ा, जिसने अंग्रेज़ी पढ़ी, देश दुनिया को जाना, और नए नए तरीके से आज हम लोग जिस मोड में पढ़ रहे हैं वो सब टेक्नोलॉजी ही तो है। तो टेक्नोलॉजी से हम लोग दुनिया को आगे लेके जा रहे हैं, धार्मिकता से नहीं। धार्मिकता स्वयं के लिए होती है, समाज के लिए नहीं होती। लेकिन हम लोगों ने धार्मिकता समाज में बना दी थी। हमारे जैसे देशों में समझ लो स्तन टैक्स लिया जाता था। किसने प्रथा बनाई थी? जानवर पानी पी सकते थे तालाब में, मनुष्य नहीं पी सकता था। ऐसे न जाने कितनी प्रथाएं थीं। सती प्रथा थी जिसमें बाल विवाह था। बाल विवाह का मतलब ये नहीं कि बच्चों का विवाह, बाल विवाह का मतलब था कि लड़की 12 साल की है, लड़का 52 साल का है। अनमेल विवाह को बाल विवाह कहते थे।
विधवा आश्रम हमारे देश में खूब थे, कलकत्ता में, ये काशी में, बनारस में, कानपुर में, इलाहाबाद में, और विधवाएं भरी पड़ी रहती थी, उनका खर्चा भी तो चाहिए। तो ऐसी बहुत सी कुरीतियां थी जिनके कारण से भारतीयों का विश्वास अपने समय के राजाओं में नहीं था। उन्हीं को दूर किया गया 18वीं-19वीं शताब्दी का जो सामाजिक सुधार आंदोलन था उसमें, और देश हमारा आगे बढ़ा। अब जाकर के आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला है, नहीं तो अभी भी समाज के वैसे बहुत से वर्ग हैं जिन्हें मौका ही नहीं दिया जा रहा। खैर, मामला राजनीतिक हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे चिन्हों की, तो चिन्हों का सही प्रयोग करना चाहिए। चिन्ह का सही प्रयोग तभी आएगा जब हम लोग विराम चिन्ह वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर भी कोशिश की जाए। जैसे एक वाक्य है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजमहल में पधारे। ठीक। अब आप देखें कि एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, 4 व्यक्ति हैं। जब समान प्रकार के एक से अधिक व्यक्ति हों, समान प्रकार के एक से अधिक समान हों, समान प्रकार के शब्द हों, तो अंतिम शब्द के पहले और लगाएंगे, अंतिम के पहले और लगाएंगे, और उनके पहले कॉमा लगा करके वाक्य कंप्लीट कर लेंगे। तब आपको हो जाएगा राम कॉमा लक्ष्मण कॉमा भरत और शत्रुघ्न राजमहल में पधारे। अब आपका वाक्य शुद्ध हो गया। ठीक। एक और वाक्य लिखिए, वह प्रतिदिन आता है, वह प्रतिदिन आता है, पढ़ता है, काम करता है, चला जाता है। अब इसमें चिन्ह लगाइए। वह प्रतिदिन आता है, कॉमा, पढ़ता है, कॉमा, काम करता है, कॉमा, और चला जाता है। ठीक है। आप जानते हैं कि 2 समान शब्द हों तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या 2 विपरीत शब्द हों तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य है कि वह हंसते हंसते गिर पड़ा। अब इसको शुद्ध करेंगे हम। 2 समान शब्द हैं, यहाँ कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे, योजक चिन्ह का, डैश नहीं, हाइफन। वह, मतलब किसी को कुछ भी बोल दोगे। वह हंसते हंसते गिर पड़ा। यहाँ हाइफन यूज कर लेंगे, योजक चिन्ह, आपका वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। एक वाक्य लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि गलत है कि शुद्ध है। ज़रूरी नहीं कि वो शुद्ध हो, या ज़रूरी नहीं कि अशुद्ध हो। वह अब इसको शुद्ध कीजिए।
पहले लिख लें, पहले लिख लें कॉपी में, उसके नीचे शुद्ध वाक्य करें। अगर शुद्ध होगा तो वहीं ब्रैकेट में आगे सही का निशान लगा देंगे। मैं सोच रहा हूँ कि चेक कर लूँ, लेकिन यहाँ मैं बंधा हूँ अपने फर्ज के हाथों। बना लिया? बना लिया? ले आओ चेक करें। कल कहाँ गायब हो गए थे? बाटी चोखा खाने चले गए थे। ले आओ। अब हमें कुछ नहीं मालूम है, युद्ध आपके आसपास है, आप जो चाहें करें। अरे चाहे और लगाओ, चाहे गौर लगाओ। फुल 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 बना दो। इसको बड़ा बनाया करो। देखो ये डॉट है ये। अब देखें इसमें क्या देखना है, आपको मैं बता दूं। देखो इसको कहते हैं हम लोग अनुस्वार, जो ऊपर लगाया जाता है बिंदु, इसको कहते हैं लाघव, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म ना, जैसे आप कहते हैं कि LLB शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म हाँ हाँ। तो जैसे अंग्रेजी में हम लोग ये डॉट लगाते हैं ना, तो अगर हिंदी में लिखेंगे हम लोग, हिंदी में तो हम लोग डॉट नहीं लगाएंगे, लाघव चिन्ह लगाएंगे। ये लाघव चिन्ह लगाएंगे, ठीक, लाघव चिन्ह लगाएंगे। लाघव चिन्ह का मतलब बीच में आपको ये होल दिखाई देना चाहिए, ठीक ना। अच्छा, तो इसमें दो गड़बड़ी, तीन गड़बड़ियां हैं। एक तो वह, पहले BA करेंगे फिर MA करेंगे। B लाघव चिन्ह, A लाघव चिन्ह, कॉमा दे सकते हैं, M लाघव चिन्ह, A लाघव चिन्ह, पास है पूर्ण विराम। ये विस्मय बोधक चिन्ह नहीं रहेगा, चाहे और लगा लें, चाहे कॉमा लगा लें, चाहे एवं लगा लें, चाहे क्या लगा लें। नहीं, हाइफन नहीं देंगे। इसमें तीन गड़बड़ियां हैं। एक तो लाघव चिन्ह वाली गड़बड़ी थी, ठीक, एक कॉमा या और लगा देंगे और फिर ये पूर्ण विराम लगाना था आपको। एक और लिखें, शुद्ध कीजिए।
लिख लिया। अब इसमें देखें, गड़बड़ी आपकी केवल एक है। जैसे आप बाहर निकले हैं, बहुत प्लीजेंट मौसम हो, तो आप किसी से पूछेंगे कि मन की खुशी व्यक्त करेंगे बोल करके। मन की खुशी, शुभ कामना, आशीर्वाद, अगर इस तरह का कोई वाक्य हो तो उसके आखिर में विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक ना? जैसे आप लिखते हैं कि शुभ रात्रि, ये वाला चिन्ह लगाएंगे आप। शुभ प्रभात, ये वाला चिन्ह लगाएंगे। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें सूचक चिन्ह लगाएंगे। प्रिय रमेश, स्नेहाशीर्वाद, ये लगाएंगे। अब आप ध्यान रखें, अगर हम कोई वाक्य बोलें और बोलने के बाद उत्तर की अपेक्षा रखें, तब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। और अगर हम कोई वाक्य बोलें, उत्तर की अपेक्षा ना हो, या तो मन की खुशी प्रकट करने के लिए बोलें या आश्चर्य प्रकट करने के लिए बोलें। अब जैसे आप सभी लोग बैठे हैं, आप ही का कोई क्लासमेट आया और आप आते ही कहा कि अरे तुम भी बैठे हो, वो पूछ रहा है कि अपने मन की खुशी व्यक्त कर रहा है। पूछ तो नहीं रहा क्योंकि तो देख ही रहा आप बैठे हैं। अगर ये पूछता कि तुम कब आए, तब क्वेश्चन मार्क होता, लेकिन ये कह रहा है कि अरे तुम भी आए हो। तो वो ये नहीं पूछ रहा है कि कब आए हो, ये पूछ रहा है कि तुम भी आए हो, यानी मन की खुशी व्यक्त कर रहा है। आश्चर्य में पड़ा हुआ है, आश्चर्य मिश्रित खुशी है कि तुम भी हो, अच्छा लगा देखकर, यह है ना। तो जब ऐसी कोई बात हो तो उसके आगे विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे। हाँ, जैसे कितना राशन चाहिए, शुद्ध कीजिए। इसको बोल करके देखो, उत्तर की उम्मीद है कि नहीं है ना? तब इसका मतलब सही चिन्ह लगा है। कितना पानी बरसा, कैसा रंग चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसा रूप निखर आया है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं कि विस्मय सूचक चिन्ह लगाएं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मतलब पार्लर से आपकी दोस्त निकले और आप देखिए, कह रहे वाह कैसा रूप निखर आया है। तो खुशी है या प्रश्न है? लड़के तो ऐसे ही सुंदर हो, तुमको देख के बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बोल भी दिए तो कहोगे कि मज़े ले रहे हो। इधर न बोलो तो नाराज़ हो जाएं। जैसे क्या खाया तुमने, इसमें क्या लगाएंगे?
इसमें क्या लगाएंगे? ये इसमें आदिबोधक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना। अब तो क्लियर हो गया ना। मतलब कि अगर हम कुछ बोलें और उत्तर की अपेक्षा हो तब प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंट्रोगेशन, और जब हम कुछ बोलें और उत्तर की अपेक्षा ना हो बल्कि मन की खुशी हो या विस्मय हो, आश्चर्य हो, तब वहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह लगा लेंगे। क्लियर हो गया ना। जैसे आप बाहर निकलें, आप कहें कि अरे कितना पानी बरसा आज, तो आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, इसलिए पूछने में ही प्रश्नवाचक लगाएंगे। टाइम क्या हुआ? 12:50 हो गया। हाँ? अगर जैसे मोहन ने सोहन से पूछा कितना पानी बरसा, तब वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। पानी बरसते हुए देखकर मोहन आश्चर्य से पूछ रहा है कि अरे कितना पानी बरसा, वहाँ पर तो वहाँ भाव समझेंगे। तो ये हो गया। और मैं कुछ क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा ग्रुप में हमको। हाँ सर से ऐड करा देना, अभी मैं सर से बोल देता हूँ। सर के पास काम ज़्यादा रहता है, भूल जाते होंगे, कर देना। तो हाँ तो मैटर उसमें डाल दिया करेंगे, तुम लोग पढ़ लिया करना, ठीक ना। हम सर से बोल देंगे जिस हिंदी का ग्रुप बनाए होंगे, हाँ तो उसी में। हाँ तो कल हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश में शीर्षक पहचानना, और जिम्मेदारी से किताब आप लोग लेकर आएंगे, वासुदेव नंदन प्रसाद वाली। आजकल जो नया एडिशन आया है इस पुस्तक का, वो इस टाइप का है। हाँ और इसके पहले जो संस्करण आया था, ये वाला। दोनों एक ही है। नहीं नहीं, तुम्हारे पास जो हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये थ्योरी की किताब है। हरी नहीं, हर। हाँ हाँ, वो वासुदेव नंदन वाली ही है। हरदेव बाहरी वाली से ठीक है, वो गाइड है ना, टेक्स्ट बुक नहीं है, रखे रहना। वासुदेव नंदन के लास्ट में जो एक्सरसाइज दिया है ना, वो करने में वही हूबहू आ भी जाता है, सेम उसी से आ जाता है। हरदेव बाहरी वासुदेव नंदन से अगर पढ़ेंगे आप, तो आपका यूपी भी हो जाएगा क्लियर, बिहार भी हो जाएगा, झारखंड भी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा। और हरदेव बाहरी शुद्ध गाइड है। हरदेव बाहरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारे ही विभाग के टीचर रहे। जब वो किताब लिखे थे तो इतनी पतली किताब थी, और वो इतनी मोटी हो गई है, यानी उनके न रहने पर भी किताब मोटी होती जा रही है। इसका मतलब बाहरी जो नहीं लिख रहे हैं, कोई और लिख रहा है। और वासुदेव नंदन वाली आज से 30 साल पहले भी वैसी किताब थी, वो भारती भवन पटना से छपती थी, और आज भी वही है। तो ले लेना तुम लोग। और जो नहीं भी लेंगे, मुझे पूरा यकीन है कुछ लोग भूल जाएंगे। भूलना विद्यार्थियों की बहुत बड़ी बीमारी है, खासकर किताबें। 5 किलो का बैग लेकर आएंगे और 5 ग्राम का किताब नहीं लेके आएंगे, तो वो भी होगा। तो अगर हम ग्रुप में रहेंगे तो ग्रुप में हम उसकी पिक डाल देंगे पेज की, और वही अनुच्छेद, वही गद्यांश आप पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। फिर कैसे कैसे उसे शीर्षक छांटना होगा, ये हम आपको बताएंगे। बिना पढ़े, बिना प्रैक्टिस के शीर्षक नहीं पहचान पाएंगे। और किताब लेकर के आएंगे या वो पेज लेकर के आएंगे जिसमें गद्यांश है, तो आसानी से हम प्रैक्टिस करा सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास वासुदेव नंदन की किताब है, किसी के पास हरदेव बाहरी की है, किसी के पास भोलानाथ तिवारी की है, तो गद्यांश अलग अलग हो जाएगा ना। हम चाहते हैं कि एक गद्यांश पढ़ें तो सबके पास वही गद्यांश रहे, ताकि शीर्षक पहचानने का हुनर सीख लें। जिस दिन ये स्किल आ जाएगी,
चाहे आप कोई किताब पढ़ेंगे आप शीर्षक पहचान लेंगे। ठीक, बस।